सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उत्प्लावकता एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, उत्प्लावकता जो गुण होता है, उत्प्लावकता जिसके ऊपर लगती है वो होते हैं द्रव या तरल, उन्हें कहते हैं। आज हम उत्प्लावकता के बारे में पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे और द्रव की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो उत्प्लावकता जो गुण होता है वो गुण केवल तरल दर्शाते हैं, द्रव दर्शाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब नदी के अंदर कोई नाव बहती है तो वो हल्की सी डूबी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपने आप ऊपर उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? क्योंकि शुद्ध जल होता है, स्वच्छ पानी होता है नदी का, उसका घनत्व होता है 1.0, लेकिन जो समुद्र का जल होता है वो खारा होता है और उसका घनत्व होता है 1.2। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरल। तरल क्या होता है, तरल किसे कहते हैं? देखिए, जो पदार्थ बहते हैं, जो पदार्थ बहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम तरल कहते हैं। तरल किसे कहते हैं? जो पदार्थ बहते हैं उन्हें हम तरल कहते हैं। आपने देखा होगा, अब हमारा अगला टॉपिक है इसके अंदर उत्प्लावकता। तो आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु को हम किसी पानी के अंदर डालते हैं तो वस्तु अपने आप ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है। आपने कभी नदी, तालाब या किसी पोखर में आप या स्विमिंग पूल में आप जब नहाते हो तो जब आप उस पानी के अंदर छलांग लगाते हो तो आपने देखा होगा कि पानी आपको ऊपर की ओर धकेलता है। जब पानी आपको ऊपर की ओर धकेलता है तो वो जो बल होता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और द्रवों के इस गुण को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। देखिए, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता क्या होती है? जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है, एक बल अनुभव करती है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है। और जो ये गुण होता है तथा इस गुण को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। उत्प्लावकता कहते हैं। देखिए, समझिएगा, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। कभी भी आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है। इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तथा इस गुण को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता बल, उत्प्लावकता कहते हैं। इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। और द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। देखिएगा, इसके अंदर जो ये उत्प्लावकता होता है, ये किसका गुण होता है? तरल या द्रवों का। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्प्लावकता द्रवों का सार्वत्रिक लक्षण है। ठीक है। जो उत्प्लावकता होती है वो द्रवों का सार्वत्रिक लक्षण होता है। यही हमने इसे क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। यानी उत्प्लावकता का नियम हमेशा द्रवों के या तरलों के ऊपर ही लागू होता है, ठोस गैस के ऊपर लागू नहीं होता है। अब हम देखते हैं आर्किमिडीज का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपका समय खराब ना हो इसलिए मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत पहले ही लिख दिया था। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर मैंने जल भर दिया है।
इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये एक वस्तु है, इस वस्तु को मैं इसके अंदर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबो रहा हूँ। तो इस वस्तु को पूर्ण रूप से डुबोने पर इस वस्तु का भार, इस वस्तु का जो भार है, इस वस्तु के भार जैसे इसके अंदर डुबोंगे तो पानी जैसे कि यहाँ पर था तो पानी यहाँ पर आ जाएगा। पानी कहाँ पर आ जाएगा, पानी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और इस वस्तु के ऊपर नीचे की ओर से एक बल लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो वस्तु का भार यानी जो इस पानी का जो घनत्व है d और जो इस द्रव का जो आयतन है v, उन दोनों का गुणनफल ही इस वस्तु के भार के ऊपर जो बल लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है, इसके बराबर होगा। यानी समझने की बात कोशिश कीजिए, जब किसी वस्तु को किसी द्रव के अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु की ऊपर की ओर, वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और इस बल का मान कितना होगा, या ये जो इसके ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, इस बल का मान क्या होगा, ये इस बल का मान होगा इस द्रव के आयतन के बराबर, इस द्रव के भार के बराबर इसका मान होगा। इस वस्तु के जो भार है इसके बराबर इसका मान होगा, यानी इतना सा पानी ऊपर की ओर उठ जाएगा। जैसे कि 10 किलो की एक बाल्टी है, 10 किलो की बाल्टी के अंदर मैंने 5 किलो पानी भरा हुआ है, उसके अंदर मैंने 2 किलो की कोई वस्तु डाल दी तो पानी का आयतन कितने ऊपर उठ जाएगा, 7 लीटर के बराबर ऊपर की ओर उठ जाएगा। देखिए, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है जिसका मान, इस उत्प्लावन बल का मान तरल के भार के बराबर होता है। यानी अब मान लीजिए कि द्रव का आयतन मान लिया हमने v है और द्रव का घनत्व कितना होगा d। यानी समझने की कोशिश कीजिए कि द्रव का आयतन v है तो ये v आयतन कौन सा है, जिसके अंदर वस्तु डूबी हुई है, वस्तु डूबी हुई है, उस द्रव का आयतन कितना है v और द्रव का घनत्व कितना दे रखा है, d दे रखा है। तो बल यानी उत्प्लावन बल F बराबर क्या होगा, v d और g। ये g कौन है, ये g क्या है, आपने पहले पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी जो क्लास है कार्य ऊर्जा की, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में मैंने बताया हुआ है, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी। गुरुत्वीय त्वरण क्या लगता है, पृथ्वी के नीचे की ओर, केंद्र की ओर लगता है। तो ये जो बाल्टी रखी हुई है इसके पेंदे की तरफ ही तो लगेगा, पेंदे की तरफ जो बल लगेगा तो उसे गुरुत्वीय त्वरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो F बराबर क्या होगा, VDG, ये इसका क्या हो गया, मान हो गया उत्प्लावन बल का। इस सूत्र को वेरी इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा में आने लायक है। तो आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर आपने देख लिया। अब देखिए, मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स बना कर इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो वस्तु का आयतन होता है, वस्तु का आयतन किसके समानुपाती होता है, उत्प्लावक बल के, उत्प्लावक बल के समानुपाती होता है। देखिए, वस्तु का आयतन या फिर द्रव का आयतन एक ही बात है। वस्तु जब द्रव के अंदर जा रही है तो वो भी द्रव के अंदर ही मिल जाएगी। तो वस्तु का आयतन या द्रव का आयतन उत्प्लावक बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उत्प्लावक बल के समानुपाती होगा, यानी इन दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, इसी के अंदर आगे हम देखते हैं प्लवन का नियम। हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लिया, उत्प्लावकता के बारे में पढ़ लिया, उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लवन नियम। द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा वस्तु द्रव में उतना ही कम डूबती है, इसे क्या कहते हैं, प्लवन का नियम कहते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिए, जब किसी द्रव का घनत्व अधिक है तो उसके अंदर वस्तु डूबेगी भी उतनी ही कम। यदि देखिए, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण है इसका, जहाज का नदी से समुद्र में जाने पर ऊपर उठ जाना। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये एक समुद्र है, ये क्या है, एक समुद्र है,
और यहाँ पर एक नदी है, इसके अंदर एक जहाज जा रहा है। इस शुद्ध नदी के जल का घनत्व होता है 1, लेकिन जैसे ही खारे पानी में आएगा तो इसका घनत्व हो जाएगा 1.2। तो ये मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर डूबा हुआ है इस जगह पर, तो इस जैसे ये समुद्र के अंदर इस खारे पानी के अंदर प्रवेश करेगा, खारे पानी के अंदर प्रवेश करते ही ये 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। 3 सेंटीमीटर उठो या शायद 2 सेंटीमीटर उठो, लेकिन ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसके पेंदा है जो ऊपर की ओर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा? क्योंकि ये इसका घनत्व, खारे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। और जहाँ घनत्व ज़्यादा होता है तो यही प्लवमान के नियम के अनुसार है कि द्रव में उतना ही, कोई भी वस्तु द्रव में उतना ही कम डूबती है। यही का क्या है, प्लवमान का नियम है। इसका एग्जाम्पल हो गया जहाज, क्या नदी से समुद्र में जाने पर ऊपर की ओर उठ जाना। क्यों उठ जाता है? क्योंकि खारे पानी का घनत्व 1.2 है और स्वच्छ पानी का 1.0 है, इसलिए घनत्व ज़्यादा होने के कारण नदी से ऊपर की ओर उठ जाता है। दूसरा चीज़ देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स में लगा के लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्या होता है कि जहाज समुद्र में अधिक भार ले जाने की क्षमता रखता है। जो समुद्र होता है उसके अंदर जो जब भी जहाज किसी भार को लेकर जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। वो तेज दुगनी स्पीड से, नदी की अपेक्षा समुद्र में जहाज दुगनी स्पीड से क्या भार को एक स्थान से, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। लेकिन यदि जहाज नदी के अंदर चल रहा है तो वो उस वस्तु के भार को उतनी स्पीड से नहीं ले जा पाएगा जितने कि समुद्र में ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये घनत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है। अब भैया हम इतनी देर से घनत्व कह रहे हैं तो घनत्व के बारे में भी पढ़ लेते हैं। घनत्व वास्तव में होता क्या है, किसे कहते हैं घनत्व? देखिए घनत्व क्या होता है। घनत्व, डेंसिटी। देखिए घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा द्रव के आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा द्रव, जिस तरल के अंदर वो वस्तु स्थित है, के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? हम घनत्व कहते हैं। यानी डेंसिटी, डी बराबर क्या हो गया हमारा, द्रव्यमान बटा हो गया आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? किलोग्राम में। किस में नापेंगे? किलोग्राम में। अब इसके मात्रक निकाल रहे हैं इसे, डेंसिटी यानी घनत्व को द्रव्यमान बटा आयतन कहते हैं। तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और आयतन का क्या हो गया, मीटर की पावर 3। जब इसे ऊपर की ओर लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर की पावर -3, यानी ये हो गया इसका जो मात्रक है, मात्रक निकल कर ये आ जाता है। देखिए घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा द्रव के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। डी बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को लिख दिया किलोग्राम में, आयतन को लिख दिया नीचे मीटर की पावर 3 में, मीटर क्यूब के अंदर, और ये हो गया किलोग्राम मीटर माइनस नेगेटिव में क्यूब हो गया। क्या हो गया, किलोग्राम मीटर माइनस में क्यूब क्या हो गया, घनत्व का मात्रक हो गया। इसी के अंदर दूसरा आता है आपेक्षिक घनत्व। आपने नाम सुना होगा आपेक्षिक घनत्व। देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु का भार, क्या होता है, वस्तु का भार और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, पानी का आयतन, पानी का क्या हो गया, आयतन। देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, कोई वस्तु है किसी द्रव में या जैसे कि किसी तरल में, या जैसे मान लीजिए पानी के अंदर उस वस्तु को डाला जा रहा है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का कितना आयतन है, उस आयतन के आधार पर ही आपेक्षिक घनत्व को माना जाता है। दूसरी चीज, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसके बारे में ध्यान रखिए। घनत्व का मात्रक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। घनत्व किसके समानुपाती होता है, किसके विकर्मानुपाती होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसे यहीं से समझ लेते हैं। जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान के तो क्या हो गया, समानुपाती हो गया, और जो घनत्व होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जब कोई वस्तु पानी के अंदर तैर रही है, जब कोई वस्तु पानी के अंदर तैर रही है तो उस पर बल कार्य कर रहे हैं। कौन सा बल कार्य कर रहा है, उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। लेकिन उस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। वो दो बल कौन कौन से हैं, देखिए, वस्तु पानी में तैरने पर दो बल कार्यरत होते हैं। देखिए, पहला बल कौन सा है, पहला बल है वस्तु का भार, ठीक है, वस्तु का भार, वस्तु का भार W, वस्तु का भार W जैसे क्या किस ओर निकलता है, नीचे की ओर, नीचे की ओर वस्तु का भार W है, तो इसे नीचे की ओर निकलता है। दूसरा बल होता है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, F से। ये कहाँ ले जाता है, ऊपर की ओर, कहाँ ले जाता है, ऊपर की ओर। ध्यान से समझिएगा, ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर हमने पानी भर दिया साहब, क्या भर दिया, पानी भर दिया। ये पानी भरा हुआ है इस पात्र के अंदर, इस पात्र के अंदर ये पानी भरा हुआ है। अब इस पानी भरे हुए पात्र में जब हम किसी वस्तु को इसके अंदर डालेंगे तो इसका वेग, इसका मान लीजिए इसका भार W है, तो जैसे इसको इसके अंदर ये वस्तु इसके अंदर जाएगी W वेग से, तो ये इसके नीचे की ओर लगेगा, लेकिन उत्प्लावन बल F ऊपर की ओर लगेगा। यानी ये वस्तु ऊपर नीचे होती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी या नहीं होती रहेगी, इसके बारे में तो हम अब देखेंगे। लेकिन वस्तु कभी ना तो ऊपर रहेगी ना नीचे रहेगी, या तो बीच में रहेगी, या ऊपर रहेगी, या नीचे रहेगी। इन तीनों चीज़ों का मान ज्ञात करेंगे कि वस्तु कब ऊपर रहेगी, कब बीच के अंदर स्थिर रहेगी, या कब नीचे बैठ जाएगी। तो देख लिए, जब W का मान ज़्यादा है F से, यानी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार W किससे ज़्यादा है, उत्प्लावन बल से, तो उत्प्लावन बल कम है, उत्प्लावन बल कम है और W का भार ज़्यादा है, तो वस्तु कहाँ चली जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। क्यों, क्योंकि वस्तु का भार ज़्यादा है, वस्तु नीचे बैठ जाएगी। क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आप 10-10 सेकंड स्किप करके महत्वपूर्ण टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, जब W का मान किसके बराबर हो, F के बराबर। अब देखिए, ध्यान दीजिए बिल्कुल, जब W है, वस्तु का भार है और उत्प्लावन बल है, दोनों का मान बराबर हो गया, तो यह मान लीजिए मैंने ये इसकी ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर और मैंने इसे 5 सेंटीमीटर पर इस वस्तु को इस जगह पर छोड़ दिया, इस जगह पर इस W भार वाली वस्तु को छोड़ दिया, तो ये न तो नीचे जाएगी, नीचे क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उत्प्लावन बल F ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, और ये वस्तु ऊपर की ओर भी नहीं जाएगी क्योंकि इसके ऊपर वस्तु का भार ये भी बराबर कार्य कर रहा है। इन दोनों के बराबर कार्य करने के कारण वस्तु स्थिर रहेगी। क्या रहेगी, वस्तु स्थिर रहेगी। तीसरा टॉपिक आता है, W का मान F से कम है। जब W यानी वस्तु का भार F से कम है, यानी उत्प्लावन बल से कम है, तो वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि उत्प्लावन बल ज़्यादा है, तो वस्तु के ऊपर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा, तो वस्तु सतह पर तैरेगी। वस्तु कहाँ तैरेगी, सतह पर तैरेगी, वस्तु सतह के ऊपर तैरेगी। तो यह क्या हो गया, हमारा उत्प्लावकता एवं आर्किमिडीज नियम के पूरी जो भी व्याख्या थी, मैंने आपको पूरी व्याख्या समझा दी है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हमारी क्लास अच्छी लगी है, तो फीस के रूप में आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सामान्य विज्ञान का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, नौकरी लग जाएगी एक दिन, क्योंकि ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में भी क्या होती है मेरे भाइयों, जीत होती है।